हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तक कर ली थी एनसीईआरटी का। बीच में मैंने टॉपिक छुड़वा दिया था, रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस वाला जो टॉपिक था वो, और फैराडेज लॉ, अब वो मैं अब भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं कंडक्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस वगैरह जो भी है वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है उसको मतलब कैसे पढ़ें, मतलब वो हमें पता होना चाहिए कि एक मेटल के केस में यानी कि सॉलिड केस में कंडक्टेंस क्या होगा और एक इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट में के केस में कंडक्टेंस क्या होगा। तो कंडक्टेंस देख लेते हैं सबसे पहले कि कंडक्टेंस होता क्या है। तो अपने पास टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर? कि द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है तो उसको हम उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। अब कंडक्टेंस हमारे पास दो तरह की है। सबसे पहले तो मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि वो कंडक्ट करती है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का वो काम करती है, वो किसकी वजह से करती है? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी कि करंट फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस क्रिएट होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में किसकी वजह से होती है? आयंस के केस में। तो सबसे पहले हम कंडक्टेंस दोनों में पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम मेटालिक पढ़ लेते हैं कि मेटालिक कंडक्टेंस में क्या मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेटालिक कंडक्टेंस मेटल का केस है। मेटल में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो फ्री आयंस क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। एंड द मूविंग ऑफ फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल्स में। तो उस केस में क्या होता है कि जो मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती है उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या फिर आयनिक कंडक्टेंस, आपको पता है आयंस में टूट जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके केस में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं, और इसके केस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस साथ साथ लेके चल रहे हैं। अब इसमें क्या कह रखा कि नो केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया मैंने मेटल लिया है, कॉपर की मेटल लिया है, उसके ऊपर उसको मैं किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, तो क्या ऐसा होता है कि जैसे बैटरी को अगर हम कट कर दें तो कॉपर की वायर आयरन में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, या उसके अंदर कोई और केमिकल चेंज आ जाएगा? तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उसके अंदर डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो टूट जाता है आयंस में। जैसे मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट को मैंने सॉल्यूशन में डाला, उसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व किया, एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, और उसके अंदर से मैं जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करूंगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही कॉपर सल्फेट टूट जाएगा। कॉपर 2 पॉजिटिव है और सल्फेट 2 नेगेटिव है, यानी कि हमारे पास जो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट था अब वो टूट चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है, तो उसमें चेंज आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मास का ट्रांसफ़र मतलब ऐसा नहीं है कि मान लिया जब हमने स्टार्टिंग में कोई भी कॉपर की रोड ही लगा, कॉपर की वायर लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर की वायर लगा रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ, मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी, तो पहले हमने जो कॉपर की वायर ली थी उसकी लेंथ ही मान लिया इतनी थी, और उसका जो वेट था, मास था, वो मान लिया हमने 2 ग्राम था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद जो उसका जो मास 2 ग्राम था वो घट के 1 ग्राम रह गया हो, या वो बढ़ के 3 ग्राम हो गया हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें ट्रांसफ़र ऑफ मास होता है। ट्रांसफ़र ऑफ मास का मतलब अगर आयंस में टूट रहा है तो आयंस में टूटने की वजह से कंप्लीट जो इलेक्ट्रोलाइट था उसका मास भी क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, यानी कि आयंस अगर मूव्स करेंगे तो आयंस अपने मास को भी साथ लेके क्या करते हैं? मूव करते हैं। फिर इसमें आ जाओ, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद फिक्स्ड मेटल एटम। जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होने की वजह से। ठीक है, किसी भी फिक्स्ड मेटल के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया मेरे पास कोई भी वायर है, एक है मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट वायर, एक मेरे पास वायर है जिसके अंदर क्या है? ऐसे टर्न्स है। ठीक है, इस तरह से मैंने 2 वायर ले ली। अगर मैं इसके अंदर इसको इलेक्ट्रिक से बैटरी के साथ कनेक्ट करके मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाती हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन करने का कम रास्ता मिल रहा है, कम जगह मिल रही है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे घूम रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है? इधर से स्ट्रेट आए,
लेकिन रास्ता क्या हो गया, मुड़ने वाला, ऑब्स्टेकल आ गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ आयंस। इसमें किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से। ठीक है, जैसे कि मान लिया मेरे पास यहाँ पे बीकर है, इलेक्ट्रोलिटिक बता रही हूँ, आयनिक कंडक्टेंस बता रही हूँ। बीकर के अंदर मेरे पास फिक्स्ड एरिया होता है कि इतने ही एरिया के अंदर आयंस घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो उनकी डायरेक्शन तो फिक्स नहीं होती। वो क्या करेंगे, इसके एक इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है। कुछ जिस सॉल्यूशन के अंदर हमने उस सॉल्ट को मिला रखा, वो सॉल्यूशन भी आयंस के अंदर टूट जाएगा। उनके बीच में भी क्या हो जाएगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। सेम चार्ज आयंस के बीच में और अपोजिट आयंस के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, इंट्रायनिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से कोलिजन होने की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। यानी कि इसमें तो आयंस की कोलिजन की वजह से होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से। अब इसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, इसके केस में क्या है, दोनों के केस में ही मेटेलिक हो या फिर इलेक्ट्रोलिटिक हो, आयनिक हो, दोनों के केस में अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम आगे फॉर्मूले से करेंगे कि कैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अपना जो मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। नेचर ऑफ मेटल मतलब जैसे कोई मेटल अपने पास आयरन की है, कॉपर की है, सिल्वर की है, तो आयरन के कंपैरिजन में कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉपर के कंपैरिजन में सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहने का ये है कि वो मेटल जिसको अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो वो ईजिली आयंस को क्या कर ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, डिसोसिएट कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा दे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से फ्लो करवा दे। तो वो होती है गुड कंडक्टर, यानी कि उसका कंडक्टेंस क्या होता है, अच्छा होता है। उसकी जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। फिर है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है कि मेटल सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ही तो पॉजिटिव चार्ज को गेन किया। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स उनके पास एक्स्ट्रा है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से मतलब वहाँ पे कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मेटेलिक कंडक्टेंस। यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अपने पास टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर में जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ मैं घर का, कि अपने घर में फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ के अंदर एक वायर होता है। आपको पता है कि अगर 220 वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज अपने घर के अंदर अगर आ रही है तो फ्यूज़ बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ उड़ने का मतलब जो उसके बीच में जो वायर था वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो फ्यूज़ हो जाता है, वो पिघल जाता है, जिसकी वजह से सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि हमें ऐसे ही वायर या ऐसे मेटल का यूज़ करना चाहिए वायर की फॉर्म में जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, मतलब जिसको अगर हम जितनी ज़्यादा वोल्टेज की दे सके बैटरी तो वो जल्दी से जल्दी मेल्ट ना हो सके। अगर मेल्ट हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अच्छे से नहीं कर पाएगी। फिर अपने पास आता है इलेक्ट्रोलिटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो आयनिक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है, जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर घोलेंगे या फिर उसका सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो बहुत जल्दी और बिल्कुल कंप्लीटली आयंस में क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है वो क्या करती है, उसके अंदर से जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो पार्शियली आयंस में डिसोसिएट होती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। बीच बीच में से आवाज़ थोड़ी दबी दबी आएगी क्योंकि गला मेरा बिल्कुल बैठ चुका है बोल बोल के ना, पढ़ा पढ़ा के बिल्कुल ही जाम हो चुका है गला। तो अदरक लगा के चबा के मतलब जो गला है ना उसको ठीक कर रही हूँ। तो अपने पास सेकंड आता है साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन।
साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयंस मतलब आपको पता है कि जितना छोटा साइज होगा उसके बीच में क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा छोटा साइज उतनी ही ज़्यादा स्पीडली जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। कोई भी ए है और बी है, दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है। ए का वेट है 5 kg और बी का है 10 kg। अगर दोनों के बीच में रेस लगवा दी तो ये हल्का सा है, चुस्त है, ये भाग जाएगा, रेस में सबसे पहले आएगा। और ये बेचारा इससे थोड़ा सा मोटा है, अगर भागेगा तो रास्ते में अब उसकी सांस फूल गई, बैठ रहा है ना, ढीलापन। तो जिसका साइज आयंस का छोटा होगा वो उतनी स्पीड से भागेगा, उतनी स्पीड से भागेगा मतलब कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, है ना। एंड देयर सॉल्वेशन मतलब जो जितना जल्दी घुलता है उतनी जल्दी इजीली क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो आयनिक होते हैं वो आयनिक सॉल्वेंट के अंदर ही घुलते हैं। फिर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन मतलब जैसे मान लिया मैंने कोई बीकर ले लिया, इसके अंदर मैंने वाटर ले रखा है H2O और इसमें नमक डाल देती हूँ मैं NaCl पाउडर, तो ये NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। एक्वस यानी कि पानी भी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम तोड़ेंगे तो NaCl भी टूटेगा, Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, प्लस जो वाटर के आयंस है इसके अंदर वो भी टूट जाएंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो इसमें देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, आयंस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है कहीं पे, वो रिपल्सन कर रहे हैं। लेकिन देखो सेम सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, है ना। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन करेंगे, तो सोडियम और क्लोरीन है, दोनों अपोजिट है, उनके बीच में सॉलिड सॉलिड के आयंस के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन भी क्रिएट होगा। फिर अपने पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में दे रखा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है यानी कि आयंस के कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या करता है, हीट एनर्जी को क्रिएट करता है। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, घर में रोड में पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, ठीक है। तो रोड में जब पानी गर्म होता है ना तो रोड अपनी ऐसी होती है घूमी घूमी वाली, फिर ऐसे आ जाती है, यानी कि स्टार्टिंग में बिल्कुल स्ट्रेट होती है मेटल, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जब फ्लो करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं, कोई कोलिजन नहीं। लेकिन जैसे ये घूमी तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी और दूसरा उनके बीच में कोलिजन और स्टार्ट हो जाएगा। कोलिजन स्टार्ट होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि हीट एनर्जी क्रिएट हो जाएगी मेटेलिक के अंदर। और अगर हीट एनर्जी क्रिएट होगी तो पानी को क्या कर देती है, गर्म। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस तो क्रिएट हुआ कोलिजन की वजह से, अगर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर, हीट एनर्जी क्रिएट होगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है। पर जो हीट एनर्जी वहाँ पे हो रही है ना, वो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम कर लेता है, उसको ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। लेकिन मेटालिक के केस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीज़न था। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। तो हमने मेटेलिक अगर निकाले तो मेटल में हमने ओम्स लॉ पढ़ा है फिजिक्स में कि V इक्वल टू क्या होता है आई आर के, और यहाँ से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो I मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि V बाई आई आर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि सॉल्यूशन के अंदर निकालूं तो सॉल्यूशन के अंदर क्या कहता है कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे रो यूज़ कर दिया विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करूँ तो देखना, अगर मैं लेंथ भी 1 मीटर ले लूँ, एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, तो ये तो यूनिट ही आ गया। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, सिर्फ ये रेजिस्टिविटी के। तो मैं रेजिस्टिविटी को यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ क्या कि रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कि रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ की लेंथ भी क्या है 1 यूनिट, ठीक है, यानी कि 1 मीटर ऑफ द वायर, उस वायर की, और जो यूनिट एरिया वो भी क्या है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी 1 है। तो ये दोनों तो यूनिट आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगी, रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, और इस रो को हम रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब देखना यहाँ पे अपने पास आर जो है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट थी ओम, क्लियर। यानी कि अगर मैं रेजिस्टिविटी निकालूं यहाँ पे फॉर्मूले पे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू में लेंथ बाय एरिया। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू में एरिया बाय लेंथ, यही तो होगा, है ना, एरिया बाय लेंथ। अब मैं क्या करूँ,
क्या करूँ मैं, अगर यूनिट निकालूँ तो रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ की मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ओम मीटर आ गई ना, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्लियर, ये समझाने के लिए है, इसको आप नोट्स में मत उतारना। फिर उसके बाद आता है अपने पास इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर अगर हम निकालें तो रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में है वो क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ उसका क्रॉस सेक्शन हो जाए, 1 सेंटीमीटर वो अपार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ समझा देती हूँ कि मान लिया मेरे पास सॉल्यूशन है, उसके बीच में मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दी, इलेक्ट्रोड को मैंने वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, उसके बीच में मैंने लिक्विड सॉल्यूशन अपना भर दिया दो इलेक्ट्रोड के बीच में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। आपको पता है क्या होता है एरिया रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो इसके बीच दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा, मान लिया मैं 1 सेंटीमीटर ले लूँ तो इसका पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के, है ना। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वो रेजिस्टेंस जो हम दो इलेक्ट्रोड के बीच में लेते हैं, उस इलेक्ट्रोड का एरिया होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। उस केस में जो रेजिस्टेंस है सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज इट्स कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। क्लियर, तो ये था अपने इलेक्ट्रोलिटिक के केस में, और जो ये ऊपर वाली डेफिनेशन बताई थी वो मैंने किसके केस में बताई थी, मेटालिक के केस में रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अब हम निकालते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी भी जिसको बोलते हैं। तो बेटा मेरी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं स्कूल में भी बोलती हूँ, क्लास में, ट्यूशन पे भी बोलती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके केमिस्ट्री के है ना चैप्टर में एनसीईआरटी आप उठा के देखोगे तो वहाँ पे कंडक्टेंस को जी से डिनोट कर रखा है, लेकिन मेरी आदत बहुत बुरी है, मैं कंडक्टेंस को ना सी से डिनोट करती हूँ। मैंने नोट्स में जी लिखा है लेकिन है ना मैं गलती से ना कभी कभी मतलब खुद डेरिवेशन निकालती हूँ तो मैं कंडक्टेंस को सी से कर देती हूँ। तो अगर मैं कहीं पे सी लिखूँ तो समझ जाना वो क्या है, उसका कंडक्टेंस। ठीक है, तो वैसे तो मैं जी ही लिखूंगी नोट्स के अंदर पर बोल जाऊंगी मैं सी, तो मेरी ये बहुत बड़ी बुरी प्रॉब्लम है, मेरी कमजोरी है, मैंने आपको बता दी पहले से ही, तो उसको आप क्लियर कर लेना वहाँ पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होता है किसका, कंडक्टेंस का। ठीक है, कि रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, जी के यानी कि रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस क्या, रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज, या मैं ये बोल दूं कि रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस इसके रेसिप्रोकल है तो रेजिस्टेंस की जो आएगी, यानी कि वहाँ पे हमने ली थी उसका जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, वो अपने पास क्या था, रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा वहाँ पे कापा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, यानी कि इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कापा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सॉरी भैया, तो हमने यहाँ पे क्या निकाली थी, ये इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट। अगर रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है तो इसकी जो आएगी, यानी कि इसका जो अपोजिट होगा, इसकी जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं वो होता है कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टिविटी, यानी कि कापा, और इसका क्या होता है रेजिस्टेंस का रो, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे 1/रो, यानी कि कापा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/रो के होता है, यानी कि 1/रो को हम क्या लिख सकते हैं, कापा। तो अगर रो की यूनिट होती है ओम पर सेंटीमीटर या ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, तो इसके लिए हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर पर ओम पर मीटर। ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस अगर हमारे पास रो इंटू में L/A के होता है, तो अगर मैं यहाँ से रो निकालूँ तो रो मेरे पास क्या आ जाएगी, इधर आके रो डिवाइड में, और आर इधर मल्टीप्लाई में है तो वो भी इधर आके डिवाइड में, तो 1/रो इज इक्वल टू क्या होता है, कापा। तो 1/रो, ये रो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, यानी कि 1/रो कर सकती हूँ, रेजिस्टेंस इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, यानी कि 1/R लिख सकती हूँ। हमें पता है 1/रो किसके बराबर होता है, कापा के, यानी कि कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R लेंथ इंटू में लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। अब मैं यहाँ पर ही वो चीज़ बता देती हूँ, वो क्या कि अपने पास एक सेल कांस्टेंट वर्ड यूज़ कर रखा है केमिस्ट्री की बुक में, वो होता है G* से। ठीक है, तो जो सेल कांस्टेंट होता है वो हम यहाँ पे लेके चलते हैं लेंथ बाय एरिया के, लेंथ बाय एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, सेल कांस्टेंट।
तो मैं यहाँ पे अगर जी स्टार लिख दूँ तो मेरे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो एक और नया फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा कापा का, वो क्या कि कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू में सेल कांस्टेंट। अगर हमें सेल कांस्टेंट दे रखा है तो हम कापा निकाल सकते हैं, लेंथ बाय एरिया दे रखा है तो हम कापा निकाल सकते हैं। कापा अगर हम रेजिस्टिविटी भी दे रखी है तो भी हम कापा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होती है किसके, कापा के। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास कापा के यहाँ पे डिराइव हो जाते हैं, ठीक है। अब अपने पास आता है कि कापा किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कापा इंक्रीज होता है कब, जब आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि जब सॉल्यूशन के अंदर आयंस बढ़ जाते हैं, यानी कि आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। आयंस बढ़ रहे हैं यानी कि आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे कि हम बोलते हैं एसिड, वाटर के अंदर अगर एसिड बढ़ रहा है तो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। सेम ऐसे ही अगर सॉल्यूशन में आयंस बढ़ रहे हैं तो उसकी आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कापा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और ये डाइल्यूट होने पर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर अपने पास आता है कि इंक्रीज इन स्पीड ऑफ आयंस। अब आयंस की स्पीड क्या होगी, अगर बढ़ेगी, अगर आयंस की स्पीड बढ़ेगी तो मेरे पास क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ने से हमारे पास क्या हो जाएगा, कापा की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी बराबर होती है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैं क्या कहूँ कि अगर मेरे पास एक वॉल्यूम में 2 आयन है, ठीक है, और एक मैं बोल दूँ कि 10 वॉल्यूम में 2 आयन है, तो कौन सा कंसंट्रेटेड है, आयनिक कंसंट्रेटेड ऊपर वाला है, क्योंकि इसमें कम पानी में 2 आयन है और ये ज़्यादा पानी में 2 आयन है। तो ये ज़्यादा डाइल्यूट है और ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा कम कंसंट्रेटेड है, ठीक है। फिर अपने पास आता है कि मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टेंस। हम कैसे मेजर कर सकते हैं कंडक्टेंस को ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, कि कंडक्टेंस को हम कैसे करेंगे। तो इसको करने से पहले ना कुछ अपनी थ्योरी है इसमें, वो अच्छे से कर लेते हैं क्या। एक एक लाइन पढ़ूंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। जब हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं तो कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए व्हीटस्टोन ब्रिज। उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालते हैं, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो। हाउएवर फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन, जब हमें किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस मेजर करनी होती है तो हमारे पास 2 प्रॉब्लम फेस होती है। क्या, पहला तो क्या कि अगर डीसी करंट पास होगा तो सॉल्यूशन की कंपोजिशन है उसमें चेंज आ जाएगा। कंपोजिशन मतलब वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन टूट जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स टूट जाएंगे आयंस के अंदर, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी कि प्रॉब्लम दूसरी क्या है कि ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू ए ब्रिज। हम व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ लिक्विड सॉल्यूशन को कनेक्ट नहीं कर सकते, हम वहाँ पे वायर ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, लाइक ए मेटेलिक वायर या फिर दूसरा सॉलिड कंडक्टर ही उसमें क्या कर सकते हैं, अटैच। तो अपने पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी जो डीसी वाली, उसको हमने कैसे दूर किया, हमने वहाँ पे डीसी की जगह अल्टरनेट करंट पास करवा दिया, ठीक है। अल्टरनेट करंट पास करवाने से जो कंपोजिशन है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की वो चेंज नहीं होगी। सेकंड जो प्रॉब्लम हमारे पास थी कि हमने सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन को हम कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ अटैच करें। तो इसके लिए कंडक्टिविटी सेल्स बनाए हुए हैं, जिसका स्ट्रक्चर देखो, डायग्राम ऐसा है, एनसीईआरटी की बुक में भी देखोगे आप। तो ये है अपने पास ग्लास जार है, इसके अंदर 2 प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम मेटल है। प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम मेटल होती है कि प्लेटिनम की मेटल के ऊपर प्लेटिनम का जो पाउडर है उसको डाल दिया जाता है ताकि उसका जो एरिया है वो सरफेस एरिया वो बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आयंस इजीली क्या कर सकते हैं, मूव्स कर सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लेटिनम का जो पाउडर है प्लेटिनम फाइनिंग फिलिंग कर दी गई, यानी कि पाउडर उसके ऊपर लगा दिया गया ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए दोनों साइड। सेम ऐसे ही ये भी प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। इनके बीच में हम सॉल्यूशन भर देते हैं और इनके इलेक्ट्रोड्स को वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इन वायर्स को हम आगे व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से आपको पता है हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मान लिया मुझे इसके अंदर KCl इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है रेजिस्टेंस, तो मैं पहले क्या करूँगी, दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लूँगी, मेरे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। इसके बीच का लेंथ यानी कि डिस्टेंस निकालूंगी तो मेरे पास L की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और रेजिस्टेंस हम कहाँ से निकाल लेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। जैसे मान लिया मुझे KCl का निकालना है तो मैं इसके अंदर KCl भर के रेजिस्टेंस निकाल लूँगी।
KNO3 का निकालना है तो मैं KCl को बाहर निकाल के उसके अंदर KNO3 का सॉल्यूशन डाल दूंगी, फिर उसको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कनेक्ट करके वहाँ से उसका रेजिस्टेंस निकाल लूँगी। तो हम वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमने L निकाल लिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, A निकाल लिया, एरिया इनका इलेक्ट्रोड्स का एरिया, रेजिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से। तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, काप्पा की वैल्यू आ जाएगी। और L/A यहाँ पे जो है वो G स्टार है, यानी कि G स्टार को हम सेल कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, तो सेल कांस्टेंट बाय मैं R से भी इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास काप्पा की बताया था 3 वैल्यू हो गई कि काप्पा एक तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कि काप्पा किसके बराबर होता है, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के, एक अपने पास जो काप्पा है वो किसके बराबर होता है, 1/r लेंथ इंटू में एरिया। अगर अपने पास सिर्फ सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगा दो, अपने पास रेजिस्टिविटी दे रखी है तो ये लगा दो, अपने पास लेंथ बाय एरिया और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये लगा दो। अपने पास जो कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कि काप्पा है, उसकी वैल्यू अपने पास निकल जाएगी। ठीक है, फिर अपने पास नेक्स्ट आता है इसमें, देखो ये वही आ गया काप्पा। तो इसके अंदर देखो कुछ एक नोट डाल रखा है, तो पहले मैं ये बता दूँ आपको कि फर्स्ट वी मेजर द G, यानी कि हम सेल कांस्टेंट निकालते हैं इसमें फॉर द कंडक्टिविटी सेल की कंडक्टिविटी, यानी कि किसी भी कंडक्टिविटी सेल का पहले हम सेल कांस्टेंट निकाल देंगे, यानी कि लेंथ बाय एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे। देन वी कैन टेक डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल। अब मैंने आपको बताया था, फिर उसके अंदर हम सेल को के जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसमें अलग अलग सॉल्यूशन भरते रहेंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ वो हमारे पास अटैच है ही, वहाँ से उसका रेजिस्टेंस निकल आएगा और काप्पा की वैल्यू निकल आती है। एक इंपॉर्टेंट नोट है इसमें क्या कि पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट क्या करता है, आयनिक सॉल्यूशन को डिकम्पोज कर देता है, यानी कि तोड़ देता है काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि उसके अंदर केमिकल चेंज आ जाता है। अगर केमिकल चेंज आएगा तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, और वहाँ से हम फिर क्या नहीं कर सकते, काप्पा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टेंस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस इन काप्पा में हमने क्या पढ़ा था कि इट इज़ मेजर ओनली फॉर यूनिट वॉल्यूम, कि ये हमें यूनिट वॉल्यूम में ही निकाल के देता है कि लेंथ हमने 1 यूनिट ले ली, एरिया हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, यानी कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब, या लेंथ हम 1 सेंटीमीटर ले रहे, एरिया हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास हम निकालते काप्पा। लेकिन अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई भी चीज़ यूनिटेड नहीं दे रखी हो, तो उस केस में हम कंडक्टेंस नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, मोलर कंडक्टेंस। यानी कि हमें पता है कि मोल्स कंसंट्रेशन हमारे पास 2 मोलर हो सकती है, 3 मोलर हो सकती है, 4 मोलर हो सकती है, यूनिटी तो नहीं है। अगर यूनिटी होती तो हम उसको काप्पा से निकाल लेते, यानी कि सिंपल कंडक्टेंस से निकाल लेते, है ना, क्योंकि काप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस के। और अगर मेरे पास मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो हमारे पास वैल्यू यूनिट नहीं होगी, तो इसमें क्या दे रखा है कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन ए सर्टेन वॉल्यूम। जब हम किसी भी वॉल्यूम के अंदर सर्टेन वॉल्यूम में जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो उस केस में हम मोलर कंडक्टेंस को निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी मैंने लिखा है कि मतलब कितने भी वॉल्यूम में हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालकर उसकी जो कंडक्टेंस निकालेंगे वो उसकी क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, जब भी आप नोट प्रिपेयर करते हो, किसी भी चीज़ को आप समझते हो, तो आप वहाँ पे उसको हिंदी में, हरियाणवी में, अगर आप मराठी के हो तो मराठी में, कन्नड़ बोलते हो तो कन्नड़ में, किसी भी लैंग्वेज में लिखो। लेकिन हाँ, याद रखना कि जो आपने वहाँ पे समझा हुआ हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में लिखा है, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड की क्लासेस में उसको हिंदी या इसमें मत लिख के आना, उसको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखाना। हिंदी में लिखने का इसलिए मतलब है, क्यों बताया मैंने, ताकि नोट्स हमारे बहुत अच्छे प्रिपेयर हो, और हमें नोट्स अच्छे वही लगते हैं जो हमें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और उसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काप्पा इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, इफ़ वॉल्यूम हमारे पास गिवन हो तो हम वहाँ से मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस को हम निकाल सकते हैं किसके अंदर, अगर मेरे पास मोलर कंडक्टेंस मिलीलीटर में दे रखा है, ठीक है, तो मिलीलीटर में आपको पता है किसके बराबर होता है, 1 मोल। मतलब हम मोलर का निकाल सकते हैं, मोलारिटी निकाल सकते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हम वहाँ पे क्या लेंगे, वॉल्यूम हम यहाँ पे लेंगे, यानी कि मेरे पास जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में होगी तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 1000 पाई मोलर से। ठीक है, अगर वो मीटर में होगी तो डिवाइडेड में आ जाएगा 1000, अब तो मल्टीप्लाई में है फिर डिवाइडेड में आ जाएगा। तो अपने पास क्या है कि इफ मोलरिटी इज गिवन
तो हम ये लगाते हैं। अगर हमें वॉल्यूम गिवन होता है तो हम मोलर कंडक्टेंस का ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, के इंटू में वॉल्यूम, और अगर मोलैरिटी दे रखी है तो हम उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मोलर कंडक्टेंस, पता है आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही, बिल्कुल भी, क्या तो मेरा गला बैठेगा आज पक्का, कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या है कि कापा इंटू में वॉल्यूम। अगर कापा हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखा है और वॉल्यूम भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला निकालते हैं। अगर हमारे पास क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस सेंटीमीटर इस तरह से दे रखी है, तो उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, 1000 बाई मीटर आ जाता है, मोलर आ जाता है, तो सॉरी, ठीक है। इसकी यूनिट हमारे पास होती है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोलर। मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है 1 मोल बाय वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में होना चाहिए। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगी तो मोलैरिटी नीचे आ जाएगी, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। अब अगर मेरे पास 1 मोलर निकालूं मैं, लीटर में सेंटीमीटर में अगर निकालते तो वो आ जाएगा 1000 बाय मोलैरिटी, और अगर मेरे को मीटर में निकालना तो मैं सिंपल 1 बाय, यानी कि लीटर में निकालूंगी तो 1 बाय मीटर लिखो, मोलर लिखूंगी, ठीक है। सेंटीमीटर की जगह मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 11th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर यूनिट डाल रखी है, वहाँ पे मोलैरिटी वाला फॉर्मूला निकाल के दिखा रखा है बिल्कुल क्लियर से, उस वीडियो को आप देख के वहाँ पे निकाल सकते हो। फिर अपने पास आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नॉर्मेलिटी यूज़ हो जाएगी। वॉल्यूम अपने पास वही है कि कापा इंटू में वॉल्यूम, और मोलैरिटी की जगह सिर्फ क्या यूज आएगा, नॉर्मेलिटी, यानी कि कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट को किसी 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो उस टाइम हमारे पास जो कंडक्टेंस निकल के आती है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये अपने पास वही है, मोलर की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा बस। फिर अपने पास है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का कैसे इफेक्ट पड़ता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी वीडियो ना अपलोड नहीं होगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना देती हूँ।